नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश। कोरोना की चुनौतियों से उभरी अर्थव्यवस्था, ऊंची घरेलू मांग और पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण 2023-24 में अर्थव्यवस्था में 6 से 6.8% तक की दर से वृद्धि का अनुमान। सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, भारतीय इकोनॉमी में रिकवरी पूरी हुई। गैर बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्रों में अब बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में। महामारी से उबरने की बात करने के बजाय अगले चरण की ओर देखने पर करना होगा ध्यान केंद्रित। सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में बढ़ रही है आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा किया पेश। कहा, सरकार ने देश हित को सदैव रखा सर्वोपरि। राष्ट्रपति ने कहा, डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार से देश को मिल रही है मुक्ति। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक चेतना बढ़ी। साथ ही वैश्विक मंच पर भारत के प्रति बदले नजरिए का भी किया जिक्र। कहा, भारत दूसरों की समस्याओं को कर रहा है समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ देश का बल्कि पूरे विश्व का रहता है फोकस। कल पेश होने वाले बजट को जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का जताया भरोसा। विपक्ष से की सदन के सुचारू संचालन की अपील। कहा, तकरार के साथ तकरीर भी जरूरी। घटते ग्लोबल ग्रोथ की आशंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिर जताया भरोसा। वर्ष 2023 में भारत के लिए 6.1% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाते हुए आईएमएफ ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत की महंगाई दर में भी कमी का अनुमान जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ठुकराई यूक्रेन के राष्ट्रपति की मांग। रूस के खिलाफ संघर्ष में F-16 फाइटर जेट देने से किया इंकार। और पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत, 150 से अधिक घायल। तहरीक-ए-तालिबान को माना जा रहा है हमले का जिम्मेदार। भारत ने पेशावर आत्मघाती हमले के पीड़ितों के परिजनों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2022-2023 का आर्थिक समीक्षा पेश की। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सभी क्षेत्रों में व्यापक बहाली का रुझान देखा गया है और ये महामारी पूर्व की तेजी को हासिल करने की ओर अग्रसर है। समीक्षा में कहा गया है कि ऊंची घरेलू मांग और पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण 2023-24 में अर्थव्यवस्था में 6 से 6.8% तक की दर से वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2023-2024 में न्यूनतम जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वित्त वर्ष में 7% की आर्थिक वृद्धि दर बताई गई है। पिछले वित्त वर्ष में यह दर 8.7% थी। समीक्षा में कहा गया है कि इस आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें जनवरी से नवंबर 2022 के बीच दिए जाने वाले कर्ज में 30.5% का इजाफा दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में पूंजी व्यय में भारी वृद्धि से भी आर्थिक रफ्तार देखने को मिली है। इस पूंजी व्यय में इस अवधि के दौरान 63.4% का इजाफा देखा गया है। गिरावट का सामना कर रहे आवासन क्षेत्र में तेजी देखी गई।
इसका मुख्य कारण निर्माण गतिविधियों में प्रवासी मजदूरों का लौटना है। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 की पहली छमाही में निर्यात वृद्धि का रुझान रहा, जो कि निर्माण क्षेत्र को थोड़ी गति मिली। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में निजी उपभोग की हिस्सेदारी 58.4% रही। वित्त वर्ष 2013-14 के बाद किसी भी दूसरी तिमाही में यह सबसे बड़ी भागीदारी है। इसके पीछे व्यापार, होटल और यातायात क्षेत्र को महत्वपूर्ण कारक माना गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि लगातार बनी रही। वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाते हुए सभी वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बीते 8 वर्षों के दौरान हुए आर्थिक सुधारों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इनसे केवल आर्थिक विकास में तेजी ही नहीं आई, बल्कि आम आदमी के व्यापक हित को सुनिश्चित करने में भी मदद मिली है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि महामारी की वजह से रोजगार पर पड़ा असर अब खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी जगहों पर बेरोजगारी दर में तेजी से कमी आई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी पूरी हो गई है। गैर बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्रों में अब बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि अब महामारी से उबरने की बात करने के बजाय अगले चरण की ओर देखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि बीते सालों में न सिर्फ सरकारी खर्च की गुणवत्ता बेहतर हुई है, बल्कि सरकार अपने आंकड़ों को लेकर पहले से अधिक पारदर्शी हुई है। इसका व्यापक असर पड़ा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि कोविड रोधी टीकाकरण के सफल अभियान ने भी आर्थिक विकास की रफ्तार बहाल करने में बहुत मदद दी है। इससे पहले संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह पहला अभिभाषण है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के लगभग 9 वर्षों में आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर है, जो अपने मानवीय दायित्व को पूरा करने में समर्थ हो। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक चेतना बढ़ी है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 11 करोड़ छोटे किसान हैं, जिन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों के चलते अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी हैं या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज आईटीआर भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। उन्होंने कहा कि आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। आज संसद को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया कि जब से उनकी सरकार बनी है, तब से 11,000 से ज्यादा घर हर रोज आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं। हर दिन 55,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं और तकरीबन 2 सालों में भारत ने 220 करोड़ टीकाकरण दर्ज किए हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति का ये पहला अभिभाषण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में
भारत के बजट की तरफ न सिर्फ देश का बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। पीएम ने विश्वास जताया कि कल पेश होने वाला बजट भारत की जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील भी की। उन्होंने कहा कि तकरार के साथ तकरीर भी जरूरी है। रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति द्वारा संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारतीय संसदीय मर्यादा के सम्मान के इतने अहम अवसर पर आम आदमी पार्टी और बीआरएस द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना देश के संसदीय परंपरा का अपमान करना है। रविशंकर प्रसाद, आप और बीआरएस ने देश के संसदीय परंपरा का किया अपमान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आज विश्व की अर्थव्यवस्था और भारतीय इकोनॉमी को लेकर बहुत अहम बयान दिया है। विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ ने बताया है कि ग्लोबल ग्रोथ साल 2023 में पहले की अपेक्षा में कम रहने की संभावना है। आईएमएफ के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमी साल 2023 में 2.9% की दर से बढ़ेगी। वहीं साल 2022 में इसका अनुमान 3.4% था। तो वहीं 2024 की बात करें तो विश्व की अर्थव्यवस्था में फिर एक बार तेजी देखी जा सकती है और ये 3.1% के दर से बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस तिमाही में भारत की इकोनॉमी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी। भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा तिमाही में 6.8% की दर से बढ़ रही है, जो अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6.1% रहने की संभावना है। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अहम बयान देते हुए कहा है कि अक्टूबर दिसंबर की बीती तिमाही और जनवरी मार्च की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ेगी। इसके बाद अगले वित्त वर्ष 2023-2024 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में गिरावट दर्ज की जाएगी और ये 6.1% के दर से बढ़ेगा। इस गिरावट के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक ब्राइट स्पॉट का काम करेगी। इसके साथ आईएमएफ ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से 6.8% की दर से बढ़ेगी। ऐसे में इसमें कई बाहरी फैक्टर्स भी शामिल होंगे। भारत में महंगाई को लेकर आईएमएफ ने आज एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा महंगाई दर 31 मार्च तक 6.8% से गिरकर 5% पर आ सकती है। इसके बाद भी महंगाई में गिरावट जारी रहेगी और यह आने वाले साल यानी 2024 तक 4% पर आ सकती है। आईएमएफ के अनुसंधान विभाग के डिवीजन प्रमुख डैनियल ले ने कहा कि अन्य देशों की भारत में भी महंगाई में कमी आने की उम्मीद है और ये 2022 के मार्च तक मौजूदा महंगाई दर 6.8% से गिरकर 5% पर आ सकती है। वहीं 2024 तक इसके 4% पर जाने की उम्मीद है। आईएमएफ की ओर से जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की 84% देशों में महंगाई की दर में 2022 के मुकाबले 23 में कमी देखने को मिलेगी। वैश्विक महंगाई दर भी 2022 के अपने औसत 8.8% से नीचे गिरकर 2023 में 6.6% पर आ सकती है और 2024 में 4.3 तक जा सकती है। इसके साथ ही बताया गया कि दुनिया में महंगाई में कमी आने की बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और कमोडिटी के दामों में कमी आने के कारण आई है। वहीं दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने भी महंगाई दर को नीचे लाने में अहम भूमिका निभाई है। और वक्त एक ब्रेक का। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं की गाथाओं को याद करना और उनका जश्न मनाना है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और अलग छाप छोड़ी है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की बेटियां अंतरिक्ष की उड़ान भर रही हैं, सैन्य दलों का नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन आज भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। राष्ट्रपति ने महिलाओं को और सशक्त करने की बात कही। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग पर पीएमओ ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने पुराने रुख को दोहराया है। पीएमओ का कहना है कि पीएम केयर फंड कोई सरकार का फंड नहीं है, इसे सूचना के अधिकार के तहत नहीं लाया जा सकता। पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। इस ट्रस्ट के कामकाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का कोई अधिकार नहीं है। पीएम केयर्स फंड स्वेच्छा से दान करने वाले लोगों और संस्थाओं से धन लेता है और किसी बजटीय प्रावधान से आने वाले धन को स्वीकार नहीं करता है। पीएमओ का कहना है कि पब्लिक केयर फंड और पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस फंड का मकसद पूरी तरह से चैरिटी है और ना ही किसी सरकारी प्रोजेक्ट में इस फंड का इस्तेमाल होता है। सरकार से ये ट्रस्ट किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं लेता। दूसरे प्राइवेट ट्रस्ट की तरह पीएम केयर फंड इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। दिल्ली हाईकोर्ट में वकील सम्यक गंगवाल ने एक याचिका दायर करते हुए मांग की है कि पीएम केयर फंड को स्टेट घोषित करते हुए इसे आरटीआई के अंदर भी लाया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सरकार को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और टूरिज्म जैसे कई अन्य मुद्दों पर G20 की बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में चेन्नई में शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर G20 इंडिया एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का आज सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। G20 देशों के पहले शिक्षा समूह की बैठक 1 और 2 फरवरी को चेन्नई में होगी। चेन्नई में होने वाली इस बैठक में विशेष रूप से हाइब्रिड शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को हर स्तर पर अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाना शामिल है। इसके अलावा EDWG की बैठक में क्षमता निर्माण, भविष्य के रोजगार के मद्देनजर आजीवन सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने, अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग और साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर हैं। अजीत डोभाल ने आज यूएस के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले से मुलाकात की। इस दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर एक उपयोगी चर्चा की गई। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने उनकी मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने आज वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और जेक सुलिवान से भी मुलाकात की। यूएसआईबीसी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर गोलमेज बैठक में कई उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस दौरान उनके बीच इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त मनप्रीत वोरा ने मेलबर्न में प्रतिष्ठित इस्कॉन कृष्ण मंदिर को खालिस्तानी तत्वों के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त मनप्रीत वोरा ने मेलबर्न में श्री शिव विष्णु मंदिर का दौरा किया और खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा बर्बरता की निंदा की। उन्होंने ये भी कहा कि पूजा स्थल हमेशा सभी समुदायों और धर्मों द्वारा पूजनीय रहा है।
मनप्रीत वोरा ने मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क में प्रतिष्ठित इस्कॉन कृष्ण मंदिर के भी दर्शन किए। यहां की एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, एल्बर्ट पार्क मेलबर्न में प्रतिष्ठित इस्कॉन कृष्ण मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये एक और पवित्र स्थान है जिसे हाल ही में खालिस्तानी तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। इसे रोका जाना चाहिए। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को कथित खालिस्तानी समर्थक समूहों के लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए भारतीयों पर हमला किया था। पाकिस्तान के पेशावर में हुए आत्मघाती हमले की भारत ने निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में लिखा, भारत कल पेशावर में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं जिसने इतने लोगों की जान ले ली है। पाकिस्तान के पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में एक मस्जिद में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 93 हो गई, जबकि हमले में 200 से अधिक लोग घायल हैं। विस्फोट उस समय हुआ जब दोपहर की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में जमा हुए थे। मस्जिद के अंदर लगभग 400 लोग थे। विस्फोट के कारण मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया। इस बीच आतंकी गुट तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों का हर संभव उपचार किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अल मिन्हाद जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शहरों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनके नाम हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3, हिंद 4 है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों के लिए घर हैं। हिंद सिटी का इलाका करीब 83.9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। साथ ही ये शहर अमीरात रोड, दुबई अल एन रोड और जेबल अली लहबाब रोड जैसी प्रमुख सड़कों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो अपना F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पिछले सप्ताह कहा था कि अमेरिका और जर्मनी से युद्धक टैंकों की आपूर्ति होने के बाद वह पश्चिमी देशों से F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की बात की जाएगी। बाइडेन ने कहा कि वो पोलैंड का दौरा करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कब यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के 1 साल पूरे होने पर वो यूरोप का दौरा करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर पिछले साल 24 फरवरी को हमला किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अपने युद्ध के प्रयासों को और मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिका से लड़ाकू जेट की मदद मांगी है। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।